अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। उसामा अच्छा, अभी ये दोपहर में ना एक बच्चा मिला आके, लास्ट टाइम था कैफ में, पास कर गया और अच्छा काबिल बच्चा, उसका नहीं हुआ पीडब्ल्यूसी में, बाकी सब दोस्तों का हो गया। तो उसको ऑब्वियसली यही था कि मेरा नहीं हुआ, और शायद मेरे नंबर दोस्तों से ज्यादा भी थे। तो हर जिंदगी में बहुत कुछ जो नहीं मिल रहा होता उसका दुख इसलिए हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें ये मिलना चाहिए था, वी डिजर्व दैट। नहीं मिला तो दुख ज्यादा होता है। एक होता है जैसे अगर आप मर मर के पास होने वाले लोग हैं और जस्ट पास हुए, तो आपको इस बात का दुख होगा कि गोल्ड मेडल क्यों नहीं आया है? हाँ, फखर होगा कि पास हो गया ना, मतलब इस पे तकलीफ नहीं होगी कि गोल्ड मेडल क्यों नहीं आया। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसने मेहनत भी की होगी और वो अकॉर्डिंगली समझता होगा कि वो क्या कहते हैं इसको, गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मेरिट लेवल का है और नहीं आया होगा, उसको दुख होगा। तो ज्यादा दुख ख्वाहिश पूरी होने ना होने पे नहीं होता, ज्यादा दुख वो होता है जो हमें लगता है कि ये हमें मिलना चाहिए था, वी डिजर्व दैट। और जो मिल गया हुआ है वो तो बनता ही था क्योंकि वी डिजर्व दैट। तो इस वी डिजर्व दैट में एक तकब्बुर है, और मेरे पास जो कुछ है अगर वो सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है तो मुझे लग रहा है मैंने हासिल किया, मेरा कमाल है, ये तकब्बुर है। इसी चीज को ना अल्लाह ताला आजमा रहे हैं दुनिया के अंदर। किसी को, आप में से जितने भी लोग हैं उनमें से कोई नहीं, उनमें से सारे के सारे फाइनेंशियली सेम बैकग्राउंड के नहीं है। कोई किसी ऐसी बैकग्राउंड से होगा जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग लोग हैं, तो आपका क्या कमाल है इसमें। कोई ऐसे बैकग्राउंड से हो सकता है जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है और उनको, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, तो आपका क्या कसूर है इसमें। किसी की दुकान पे रश ज्यादा है, सेम चीज उसके साथ वाली दुकान पे भी है, वहां रश कम है, तो जिसके पास रश कम है उसका क्या कसूर है, और जिसके पास रश ज्यादा है उसका क्या कमाल है। तो ये जो दुनिया के अंदर किसी के रिसोर्सेज ज्यादा किसी के कम होते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। जिसको अल्लाह ने दिया होता है उससे ये आजमाइश हो रही होती है कि गरूर करता है या शुक्र करता है। जिसको नहीं दिया होता उससे ये आजमाइश हो रही होती है कि सब्र करता है या चोरी डाके शुरू कर देता है। तिरमिज़ी 2513 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोगों की तरफ देखो जो दुनिया के मालो बाप के लिहाज से तुमसे कमतर हो, और उनकी तरफ ना देखो जो मालो दौलत में तुमसे बढ़कर हो। अच्छा, इसका मतलब देखना ना देखने नहीं बात हो रही है। अगर मैं किसी ऐसे शख्स को देखूं जिसके पास पैसा मुझसे ज्यादा है, घर मुझसे बड़ा है, गाड़ी मुझसे बेहतर है, इनकम मेरे से ज्यादा है, तो उससे क्या हो रहा होगा कि मेरे अंदर ना एक जेलसी या नाशुक्री आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि मेरे पास जो है वो कईयों के पास नहीं होगा, लेकिन मैं अगर उन लोगों को देखूंगा कि जिनके पास वो नहीं है जो मेरे पास है, तो इससे तसल्ली, सब्र, सेटिस्फेक्शन, खुशी आएगी। इस तरह ज्यादा लाइक है कि फिर तुम अल्लाह की उन नेमतों की नाकदरी ना करो जो उसकी तरफ से तुम पर हुई है। यानी हमें जो अल्लाह ताला ने दिया है उस पर शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो हम नाकदरी कर रहे हैं, तो हमारी इस नाकदरी को और बढ़ा देगा दूसरों की अच्छी चीजों को देख देख के लूसना। जैसे किसी जगह से कोई चीज खरीदी, जूते खरीद लिए, चलो अब अगली दुकान पे अगर से बेहतर जूते नजर आ गए तो जो अपने पास हैं वो बुरे लगने शुरू हो जाएंगे। मोबाइल खरीद लिया और बड़ा अच्छा समझ के खरीदा, उसके बाद पता चला कि इससे अच्छा तो फलाना भी था, ऊपर वाला बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे पास है ना, अगर हम अपने से बेहतर लोगों को देखेंगे तो फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स में आना शुरू हो जाएंगे, और जिन लोगों के पास वो नहीं है जो हमारे पास है उनको देखेंगे तो फिर खुशी होगी। अच्छा, एक मैं इसमें बता दूं कि ये जो हिर्स है ना, या ये ज्यादा की लालच, ये अलाउड है, बल्कि पसंदीदा है तकवे के मामले में। नेकियों के मामले में ये रिकमेंडेड है कि एक दूसरे के साथ हिर्स करो, आगे बढ़ो, ये अलाउड है, ये रिकमेंडेड है। ये जो सहाबा जब माल जमा करते थे रज़ियल्लाहु अन्हुम के, माल जमा कर रहे हैं ताकि जंग के लिए जाना है, तो उसमें वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कोशिश करते थे, ये रिकमेंडेड है। यानी अगर मैं किसी को देखता हूं जो मुझसे ज्यादा नेकियां कर रहा है तो मुझे ये शौक होना चाहिए कि मैं उससे ज्यादा नेकियां करूं, लेकिन ये नहीं कि मैं उसकी नेकियां उससे पीछे खींचना शुरू कर दूं। तो ये रिकमेंडेड है, बल्कि हाईली रिकमेंडेड है। दुनियावी चीजों में हिर्स जो है ना वो नेगेटिव है। मैंने सवाल दिया था कोई, बल्कि हाँ, वो एक प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने ये जो लेक्चर लिया 46, 47 और कहा था कि डबल एंट्रीज देख के जरूर लेक्चर आए ताकि मैं अगली क्लास में शुरू इसको रिलेट करूंगा। तो आप लोगों को तो फिर रात को मौका मिल गया देखने का, किसी वजह से जीटी कैंपस वाले बच्चों को वो मैसेज ही नहीं जा सका।
तो उन्होंने वो लेक्चर देखा ही नहीं। तो इसलिए फिर मैं ना अब इस चैप्टर के 3 हिस्से मैंने किए थे। एक मैंने सारी कैलकुलेशंस करानी थी, हो गई। दूसरा हिस्सा मैंने एंट्रीज वगैरह कराना था। तीसरा हिस्सा मैंने जॉइंट बाय प्रोडक्ट कराना था। तो फिर मैं दूसरे हिस्से को भी पेंडिंग कर रहा हूँ, जॉइंट बाय प्रोडक्ट करा रहा हूँ। तो आप लोगों को जिन्होंने को लेक्चर देखने का मौका नहीं मिला ना, वो कोशिश करें कि 2 दिनों में देख लें, इन 2 दिनों के अंदर देख लें लेक्चर, क्योंकि फिर मैंने एंट्रीज करानी है तो उसमें करना है उन सबको इस्तेमाल जो कल पढ़ाया था बहुत सारा। तो मैं जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स पे जा रहा हूँ। अच्छा, मेरी ना एक अपनी तरतीब आउट हो जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग 10 में अभी वहां डिस्कस नहीं कर सका, बाकी चीजें पढ़ाई थी। तो मैं पहले वो बाकी चीजें पढ़ा लूं, फिर टाइम निकाल के स्प्रिंग 10 करता हूँ। स्प्रिंग 10 किया है? कितने लोगों ने किया है? माशाल्लाह। तो कोई मसला नहीं है, होंगे मसले। स्प्रिंग 10 बहुत जरूरी है, और मैंने टेस्ट में पॉइंट डाला था, वो मैंने इसी से इंस्पायर्ड होकर डाला था, लॉस वाला मैंने इसी से इंस्पायर्ड होकर टेस्ट में पॉइंट डाला था, और ये जरूरी है सवाल डिस्कस करने वाला। तो मैं पहले जॉइंट बाय प्रोडक्ट, बाय नहीं, जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ा लूं और उतना बता दूं जितना दूसरे सेक्शन बता सका था, फिर स्प्रिंग 10 देखता हूं। मैंने इस चैप्टर को ना 3 हिस्सों में बांटा था, और जो लोग कल नहीं आए थे और वो लेक्चर भी नहीं देख सके, ये प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में ही कराए हैं मैंने दोनों चैप्टर। तो ये मिड टर्म में हैं, क्योंकि प्रोसेस के बीच में ही चल रहा है सारा, तो वो हैं सब। और बेशक आप लेक्चर नंबर तो नोट करते ही हैं, तो ये उसी फ्लो में चल रहा है। यानी लेक्चर 46 और 7 बीच में वो 2 चैप्टर आ गए थे, बस ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग ओवरऑल चल रहा है, बीच में मैंने 2 चैप्टर्स और फिट कर लिए, तो इसीलिए मैंने आगे फिर इसी को 48 बढ़ा दिया। मैंने इस चैप्टर के 3 हिस्से बांटे थे, उनमें से दूसरा मैं भी फिलहाल रोक के तीसरे पे जा रहा हूं, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। इसकी मिसाल ऐसी है, अच्छा ना मेरी ऑयल रिफाइनरी है ना आपकी है, हाँ अगर कोई चीता चीती किस्म का केमिस्ट्री वाला है वो इसमें ऐड करना चाहे तो कर दें। प्रोसेस 1 में इनपुट हुआ क्रूड ऑयल, ये रॉ मटेरियल था। अब इससे क्या क्या बन जाता है? पेट्रोल बन जाता है, अच्छा जी, और डीजल बन जाता है, केरोसिन, स्पेलिंग क्या होती है? KEROS। चलो जो मर्जी लिखे, खैर है, कौन सा इंग्लिश का पेपर हो रहा है। केरोसिन, और क्या बन जाता है? मट्टी का तेल, वो यही नहीं होता? और कुछ निकाल लें, हैं? क्या निकाल लें? क्या? टार? डालडा भी निकाल लें इसमें, देसी घी। अच्छा कोई एक और, चलो गंदा सा ऑयल। अच्छा अब ये जो है ना, ये सब अलग अलग हैं प्रोडक्ट, ये मैं सारे के सारे आउटपुट कह रहा हूं, ये सारे के सारे आउटपुट हैं। अब इनमें से हो सकता है कोई मजीद प्रोसेस होना हो। मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता ऑयल कैसे बनाते हैं, आपको भी नहीं पता, बस हम एम ही मिसाल बना रहे हैं। हो सकता है कि ये यहां से जाता हो P2 में, और वहां से ये रिफाइंड पेट्रोल बन के तो फिनिश गुड बन जाती हो, फिर आगे बस ये सेल होता हो। इसी तरह से हो सकता है कि ये आगे जाता हो किसी प्रोसेस 3 में, और उससे साफ ऑयल बना के तो ये, और ये ग्रीजिंग वगैरह के काम आता हो, और ये फिनिश गुड हो। और ये जो दोनों हैं, ये हो सकता है फाइनल शक्ल प्रोसेस 1 वाली ही निकल आती हो, यानी हो सकता है यही फिनिश गुड्स होते हो जो आगे सेल होते हो। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स की डिस्कशन, ये जो टॉपिक बना रहा हूं, ये उस प्रोसेस के लिए है जिसमें इनपुट तो कोई एक ही चीज थी, लेकिन जो आउटपुट हुए हैं वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हुए हैं। वो पार्शियली फिनिश्ड भी हो सकते हैं, यानी इन्होंने आगे जाके और बनना था, और फाइनल भी हो सकते हैं, यानी जो इससे आउट हो रहा है हो सकता है वो अभी ही सेल होने वाली चीजें हो सकता है वो आगे किसी और प्रोसेस में जाने वाली चीजें हो, लेकिन है ये सब इसके मेन प्रोडक्ट्स, तो इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये सवाल जॉइंट प्रोडक्ट्स का अगर टेस्ट हुआ तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोसेस 1 ही का सवाल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गंदा ऑयल यहां आया है, इसका इनपुट ये है, हो सकता है इससे मोबाइल ऑयल भी बनता हो सकता है लेट से फर्नास ऑयल भी बनता हो, तो फिर ये जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल हो जाएगा। नहीं समझा सका? जॉइंट प्रोडक्ट्स वो हैं जो किसी भी एक प्रोसेस जिसमें इनपुट तो कोई कॉमन चीज थी, लेकिन जो उसका आउटपुट निकला वो एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स थे, और वो सब मेन प्रोडक्ट्स ही थे, या तो फौरन बिक जाते थे या फिर फर्दर किसी और प्रोसेस में जाते थे। तो अगर जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल हुआ ये मेरी इस मिसाल में, तो वो प्रोसेस 1 का सवाल होगा। इस मिसाल में वो P1 का सवाल होगा जो जॉइंट प्रोडक्ट्स के हिसाब से पूछा होगा। या अभी जो मैंने बात की थी, चलो वो भी लिख ही देता हूं, चले।
ये गंदा ऑयल यहां आया और यहां से जो आउटपुट निकला वो मोबाइल भी निकला और ग्रीस निकाल लेते हैं। चले, पता नहीं स्पेलिंग क्या होती है। तो इस प्रोसेस में भी एक ही तरह की चीज इन हुई थी और उससे जो आउटपुट निकला वो एक से ज्यादा तरह की चीजें निकली। तो इस मिसाल के अंदर अगर आपसे सवाल जॉइंट प्रोडक्ट्स का पूछना हुआ, वो इस प्रोसेस 1 का भी हो सकता है और प्रोसेस 3 का भी हो सकता है। यानी जॉइंट प्रोडक्ट का सवाल वो वाला प्रोसेस का सवाल पूछा होगा जिसका इनपुट कोई एक कॉमन सी चीज थी, लेकिन जो आउटपुट निकले वो एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स थे। फिनिश्ड भी हो सकते हैं, पार्शली फिनिश्ड भी हो सकते हैं। यानी जो आउटपुट निकल रहा है वो बिल्कुल सेलेबल चीज भी हो सकती है और हो सकता है उसने आगे किसी और प्रोसेस में जाना हो। ये होते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। मिसाल समझ आई या नहीं? है जी, सारा कुछ दोबारा? अच्छा जी, आपने क्या पूछा? नहीं, ये कैसे जॉइंट हो गया? इस प्रोसेस का एक इनपुट है, एक आउटपुट है। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स वो हैं जो एक किसी भी प्रोसेस, चाहे वो P1 है चाहे वो P3 है, कोई भी हो सकता है, उस प्रोसेस का इनपुट कोई एक तरह की चीज थी और जो आउटपुट है वो एक से ज्यादा तरह की चीजें हैं। अच्छा, हो सकता है कि एक और मटेरियल भी इसमें डलता हो, तो मैं अपने अल्फाज चेंज कर लेता हूं कि इनपुट एक तरह की चीज थी। बेहतर अल्फाज ये हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट्स वो हैं जो किसी भी प्रोसेस के आउटपुट एक से ज्यादा तरह के हों, उनको जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। किसी भी प्रोसेस के अगर आउटपुट एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स हैं तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। सवाल एग्जाम में टेस्ट किसी P1 का भी हो सकता है और किसी बाद वाले P का भी हो सकता है जी। इकट्ठे क्या किधर है, कौन है? हाँ जी, क्या मतलब इकट्ठे? यानी एक ही सवाल में 2 प्रोसेसेस हो? बिल्कुल हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सवाल लंबा हो जाएगा। अब या तो वो मुश्किलें कम वाला नंबर ज्यादा वाला सवाल होगा, फिर मुश्किलें कम होंगी उसके अंदर, क्योंकि अगर प्रोसेस भी 3 हो भी मुश्किलें बहुत ज्यादा, तो फिर वो जो स्प्रिंग 10 22 नंबर फिर उसके बनते हैं। तो इसलिए मल्टीपल प्रोसेस का बिल्कुल हो सकता है सवाल। कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक प्रोसेस का आउटपुट अगर एक से ज्यादा तरह की चीजें हैं तो वो जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। चले तेल नहीं, कुछ और कर लेते हैं और मिसाल ले लेते हैं। चले मुर्गी ज़बा कर लेते हैं। प्रोसेस 1 से ज़बा है जी, प्रोसेस 1 में चिकन एंटर हो गया पूरा ज़बा करके, खाल छाल उतार के। अब इसमें से वो जो मैंने वो उसकी वीडियो एक दिखाई थी, उसमें जो पहला वाला काम था जिसमें ये चिकन वो उस पर लटके हुए सब आ रहे थे, और फिर पहला काम ये हुआ था कि इसकी बोटियां 3-4 टुकड़ों में बांटी गई थी। यानी इसमें से इसके जो लेग पीस हैं वो अलग निकाले गए और इसके बोनलेस कह लेता हूं मैं, क्योंकि इसके नगेट्स उन्होंने बनाए थे। ये बोनलेस अलग किया गया और विंग्स अलग किए गए और इसके स्पेयर पार्ट्स अलग कर लिए। स्पेयर पार्ट्स ये दिल, कलेजी, पोटा और छिछड़े भी अलग कर लें। छिछड़े भी होंगे, शॉर्मे वालों को तो बेचना है उन्होंने, है? नहीं, वो ये यहां से फारिग पाँव उतार के, पाँव तो खाल वगैरह के साथ उतर जाते हैं ना। अब ये चीजें जो हैं इस प्रोसेस में इनकी कटिंग हो रही थी। अच्छा, जरूरी नहीं कि मशीनें ही सारी कटिंग है, जैसे उस वीडियो में था कि वो वर्कर्स थे और जो इनके ये सारे पोर्शंस अलग अलग कर रहे थे, तो वो एक प्रोसेस था जिसमें ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब इसमें से हो सकता है कि ये एज इट इज आगे सेल हो जाते हो, फिर ये वाला जो पोर्शन था ये आगे फिर प्रोसेस 2, फिर वहां से प्रोसेस 3 और फिर वहां से नगेट्स बन के निकल रहे हो। फिर हो सकता है कि लेग पीस जो है ये आगे जाके फ्राई होते हो, हैं जी, और फिर ये ड्रम स्टिक्स कहला के मजेदार मसाले इसमें लगा के बहुत मजे की, एक बार खाएंगे बार बार लाएंगे, ये वो वाली चीज जो है ना ये आगे फिर सेल हो जाएगी। और ये नगेट्स तो खैर हैं ही मजे के, विंग स्पाइसी वाले भी हैं इसमें मुख्तलिफ सॉसेस के साथ, और ये दिल, कलेजी, पोटा तो है ही मजे की चीजें। तो अब इस है जी, समझ नहीं आई ये इसमें मसला है कोई? ये वो मजेदार जो नहीं है वो लेग पीस होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ये बहुत मजे के होते हैं और ये नगेट्स भी ना अच्छे हल्के से सॉल्टी से और चटपटे से। तो इस प्रोसेस का जो आउटपुट है वो एक से ज्यादा तरह की चीजें हैं, चाहे वो बस फाइनल हो चाहे उन्होंने फर्दर प्रोसेस होना हो, तो इनको कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स।
ओके ये मिसालें नोट करनी है तो कर लें, फिर आगे बताता हूं कि अब आगे क्या है, मतलब जॉइंट प्रोडक्ट है तो फिर करना क्या है। चले कर लिया नोट। ये यही जो चीजें भी समझाई थी मैंने थोड़ी सी ना अंग्रेजी लिख के ये बता रहा हूँ कि क्या है। अच्छा अभी मैंने वो मिटा दिया। ये जो P1 में क्रूड ऑयल है और इससे जो आउटपुट वो 4-5 तरह की चीजें थी। ये 4-5 नाम आ ही तब रहे हैं जब आउटपुट हो रहा है। यानी इस प्रोसेस में जो लॉस हुआ होगा वो क्या था, वो पेट्रोल था कि डीजल था कि वो बस क्रूड ऑयल था। इसी तरह से अगर यहाँ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो वो क्या पेट्रोल है, डीजल है, क्या है वो। तो ये जो पेट्रोल वगैरह नाम है ना, ये नाम ही तब आ रहे हैं जब वो आउटपुट हो रहे हैं। बाकी बगैर नाम के बस वही जो इनपुट था वही क्लोजिंग है, वही एब्नॉर्मल लॉस है। तो ये नाम तभी आ रहे हैं जब आउटपुट है। तो चूंकि ये सब अलग अलग नाम हैं और इन्होंने किसी ने बिक जाना है, किसी ने फर्दर प्रोसेस में जाना है, तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की टोटल एक ही फिगर काफी है या उनको चारों पांचों में तोड़ना पड़ेगा? क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग अलग है तो उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए। है जी, हाँ जी, हाँ नहीं, इस पे डबल एंट्रीज कराते हुए बात करूंगा। वो ये नहीं है। डैमेज प्रोडक्ट्स अगर बिकते हैं वो ये नहीं है, वो मैं डबल एंट्रीज कराते हुए बताऊंगा। तो अभी डैमेज नहीं कराते चीजें। अब चूंकि ये सारे जॉइंट प्रोडक्ट्स मेन प्रोडक्ट हैं, अच्छा मैं फिर बता रहा हूं, ये अभी जरूरी नहीं है कि फाइनल शक्ल बन चुके हैं। इनमें से हो सकता है कुछ फिनिश गुड बन गए हो सकता है इन्होंने आगे किसी प्रोसेस में जाना हो। ये जॉइंट प्रोडक्ट्स अभी जो मैंने मिसाल लिखी थी, ये उस प्रोसेस 1 के सवाल को करते हुए जॉइंट प्रोडक्ट कहला रहे हैं। यानी जिस प्रोसेस का आउटपुट मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना, उस प्रोसेस को हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम से पढ़ने लगे। जॉइंट प्रोडक्ट्स में जो भी सिखाने लगा हूं, ये सवाल उस प्रोसेस का होगा जिस प्रोसेस का आउटपुट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें इन सब की अपनी अपनी कॉस्ट जाननी है। क्यों जाननी है? अगर ये फिनिश गुड्स हैं तो इनकी कॉस्ट पता होनी चाहिए, और अगर ये अगले प्रोसेस में जाने हैं तो उस अगले प्रोसेस में तो जानना होगा ना कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड इन क्या है। तो हमें इनकी कॉस्ट अलग अलग चाहिए। अब वो अलग अलग निकालेंगे हम लोग 2 स्टेप्स में। पहला काम हम लोग किया करेंगे, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स सेम एज स्टडीड
so far in this chapter. अभी तक हमने जैसे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी सीखी है ना, चाहे P1 का सवाल था, P2 का सवाल था, न्यू मटेरियल था, नहीं था, FIFO, वेटेड एवरेज, जो कुछ भी अब तक पढ़ा है वही सारी मेहनत से एक बार कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल लेंगे हम। फिर उसके बाद अगला काम ये करेंगे, इधर नीचे नजर नहीं आया शायद, मैं यहां लिख रहा हूं, इसी के आगे चल रहा हूं। अब हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को जब उन सब प्रोडक्ट्स में बांटना होगा तो किसी रेशो में बांटेंगे। वो जो रेशो है ना वो दो हो सकती है, या तो वो क्वांटिटी की रेशो हो सकती है या अमाउंट की रेशो हो सकती है। इन रेशो ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और टोटल NRV ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। या तो ये रेशो इस्तेमाल होगी या ये रेशो इस्तेमाल होगी। और इन दोनों में से प्रेफर्ड ये है। प्रेफर्ड से मेरी मुराद ये है कि अगर सवाल वाले ने कह दिया है कि ये रेशो, तो फिर ये रेशो है, इसका कहा है तो ये रेशो है, और अगर खामोशी है तो ये रेशो। जी जी बिल्कुल, जैसे हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते थे ना, सब कुछ वैसे ही होगा। ये जॉइंट प्रोडक्ट का टॉपिक उससे आगे है, यानी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक तो पहुंचना ही है, उसके बाद उसको तोड़ना है, और तोड़ना किसी रेशो में है। अब वो रेशो या तो इन जॉइंट प्रोडक्ट्स के यूनिट्स की होगी या इन जॉइंट प्रोडक्ट्स के टोटल NRV की होगी। इसको लिख लें। ये नोटेड। चले फिर सवाल लिखें। है जी, क्या हो गया? सवाल लिखें भी। पहली लाइन तो आपको आती ही है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ, जो मर्जी है, प्रोसेस 2 कर लें, कोई मसला नहीं, जो दिल करता लिख लें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। अच्छा, अभी ना मैं आपको चूंकि ये स्टेप 2 सिखाने लगा, तो ये तो बचपन से करते ही आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल मैं आपको उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा पहले, फिर फुल फ्लैश सवालों पे भी चलेंगे। तो अभी मैं आपको कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स खुद दे रहा हूं, तो इसमें लिखें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 15 लाख, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन। और आउटपुट, आउटपुट में ए के प्रोडक्ट ए 3000 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी 5000 यूनिट्स। दो हैं आउटपुट, ए है 3000 यूनिट्स और बी है 5000 यूनिट्स, यानी ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। रिक्वायर्ड है नंबर 1। जी जी, क्यों? तो मैंने बता दिया ना 15 लाख, बस नहीं तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सर, लिखें रिक्वायर्ड नंबर 1। allocate joint cost between A and B, allocate joint cost between A and B। और नंबर 2, compute cost per unit
फॉर ए एंड बी, कंप्यूट कॉस्ट पर यूनिट फॉर ए एंड बी। अच्छा, अगर ये ए में ना भी लिखता, सिर्फ बी ही होता, तो भी पहले 15 लाख के 2 टुकड़े करेंगे तो पर यूनिट बनाएंगे ना। तो इसमें मैंने आपको ऐसा कुछ डेट बताया, तो इसलिए फिर यही रेशो ही लेनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड 8,000, आउटपुट 8,000 है, तो है तो टोटल 8,000 ना, क्वांटिटी तो 8,000 है। तो वो जो पहले हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जैसे निकालते थे वैसे हमने आउटपुट 8,000 लेके किया होगा सवाल सॉल्व। अब जैसे कर लिया होगा उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं, लेकिन ये जब इसका फुल फ्लैग सवाल कल करेंगे ना, फिर इस बात का जवाब खुद ही मिल जाएगा। अभी नहीं यकीन है आपको, मिल जाएगा जवाब इसका जब मैं कल सॉल्व करूंगा। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स मैंने दी हुई है 15 लाख। चलो शाबाश। कॉस्ट एलोकेशन 15 लाख। हाँ जी, यूनिट्स की रेशियो में बांटना है, 3000 डिवाइडेड बाय 8000, और बी के हिस्से में आया 15 लाख में से 5,000 ओवर 8,000, 500 9375। ये 15 लाख के हो गए 2 टुकड़े, और कॉस्ट पर यूनिट हो गई ए की 562,500 डिवाइडेड बाय 3000, 187.5, और बी की हो गई 937500 डिवाइडेड बाय 5,000, 87.5। तो ये क्या एक हसीन इत्तेफाक है या ऐसे ही होगा या तुक्का लग गया, या ये दोनों सेम आ गए? इत्तेफाक हो गए या सेम ही आने? सेम ही आएंगे, नहीं इत्तेफाक हुआ है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सेम ही आने। क्यों सेम आने? इस फार्मूले पे गौर करें, 15 लाख को 8,000 से डिवाइड करें, 15 लाख को 8,000 से, यही आ रहा है, तो यही आना था। हम 15 लाख को पहले 8,000 से डिवाइड कर रहे हैं, 187 आ गया, 3,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3,000 से डिवाइड कर रहे हैं। 15 लाख को 8,000 से डिवाइड कर रहे हैं, 187 ही आना है, इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो ये सेम ही आना था। देखें, जब हमने दोनों को जमा करके इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमारी नजर में सब बराबर हैं। जब हम इसको 8,000 यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं तो 8,000 हमने इकट्ठे किए, ये सोच के कि सब यूनिट्स एक जैसे हैं, तो इसलिए ये सेम ही आना है। अभी मैं आपको अगला सवाल करा दूं, फिर इस बात को दोबारा बता के फिर एक कंक्लूजन बताता हूं, आगे जिंदगी में काम आएगा। और सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे। जून कर लें, जो मर्जी कर लें, कर लें भाई, कर लें, नोट कर लें। एनआरबी बताइए मैंने, तो फिर ये लगा भी नहीं सकते ना, इसलिए ये लगाया। इस सवाल में मैंने तो एनआरबी बताई नहीं ना, तो फिर आप नहीं लगा सकते ये। हैं जी, किधर है, कौन है, क्या हुआ? जो भी कराने लगा हूं, हाँ। आउटपुट लिखे, आउटपुट है ए के 6,000 यूनिट्स और बी के 4,000 यूनिट्स। ए के 6,000 हैं, बी के 4,000 हैं, और जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 16 लाख, 1.6 मिलियन। वो तो होता है जब फाइनली फिनिश गुड्स बन जाए, तो अभी तो पता नहीं फिनिश गुड्स हैं कि नहीं, तो मैंने प्रोसेस 1 बताया। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स क्या बताइए? 16 लाख, ठीक है। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट
ए 300 और बी 500। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए 10 रुपए, ए की 5 बी की 10। वैल्यू रिपीट कर रहा हूं मैंने, सेल प्राइस बताई है ए की 300 और बी की बताई है 500 और सेलिंग कॉस्ट ए की बताई है 5 और बी की बताई है 10 और सेम रिक्वायरमेंट है और मुझसे रिक्वायर्ड है। इनके यूनिट्स बने हैं 6, इसके बने हैं 4। अच्छा, ये दोनों की पर यूनिट कॉस्ट 187 निकली है। तो 187 इसलिए निकली क्योंकि हमने दोनों की सेम इसलिए निकली क्योंकि हमने यूनिट्स की रेशो में बांटा है। जरूरी है दोनों की सेल प्राइस भी सेम होगी? नहीं, हो सकता है कि ये सेल होता हो 430 का, हो सकता है ये सेल होता हो 200 का। तो दोनों को बराबर कॉस्ट एक जैसी बांट देना फेयर नहीं है। अच्छा, बन ये एक कॉमन प्रोसेस से रहे हैं, उस प्रोसेस में खर्चे भी कॉमन हो रहे हैं, वो तो हमने इनको बस बांटना है, वरना ये खर्चे तो कॉमन हुए हैं। तो ये फेयर है दोनों को एक जैसा कह देना? क्यों नहीं फेयर? जो ज्यादा कमा के दे रहा है, जो ज्यादा महंगा बिक रहा है, फेयर ये है कि कॉस्ट भी उसी की ज्यादा मानी जाए। तो इसलिए यूनिट्स वाला जो मेथड है ना, वो अच्छा मेथड नहीं है। यूनिट्स की रेशो अच्छी रेशो नहीं है। क्यों लगाई थी इस सवाल में? क्योंकि ये गिवन नहीं था। और चलो कंपनी की मर्जी, वो यूनिट्स को बेस बनाना चाहे तो उनकी मर्जी है, अदरवाइज ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। ये मेथड इसलिए अच्छा है कि जो ज्यादा कमा के देगा, ज्यादा कॉस्ट उसी को उसको जो ज्यादा कमा के देगा उसको ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होगी। तो ए का 1 यूनिट कितने का बिकेगा? 300 का, लेकिन 5 खर्च करेंगे तो 300 का बिकेगा। ये ए कितने का बिकेगा? 500 का, लेकिन 10 खर्च करेंगे तो 500 का बिकेगा। तो ये कितने पैसे टोटल ला देगा? कौन सा? ये वाला 1770000, ये 600000, 37300000। तो अब हम लोग ना 15 लाख को नहीं, 16 लाख को इसकी रेशो में नहीं, इसकी रेशो में बांटेंगे कि जो जितने ज्यादा कमा के देगा उसका ज्यादा कॉस्ट में हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो हमने टोटल एनआरबी निकाल ली, इसकी बेसिस पे अब हम कॉस्ट एलोकेशन करेंगे। एक ऐसे में आ जाएगा 16 लाख में से 17700/3730 जी 759249 और बी के हिस्से में आएगा 16 लाख इंटू 1960/3730 840751। ये इस 16 लाख को बांट दिया। और दूसरी रिक्वायरमेंट पूछी थी मैंने, कॉस्ट पर यूनिट। तो ए के हिस्से में आएगा 759249 डिवाइडेड बाय 6000 126.54 और बी के हिस्से में आएगा 840751 डिवाइडेड बाय 4000 210.19। तो देखें, जिसने ज्यादा पैसे कमा के देने हैं तो उसको कॉस्ट भी ज्यादा आ गई। जाग रहे हैं? आंखों से जागना और दिमाग से जागना दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, इसकी रेशो में बांटने की बजाय 295 और 490 की रेशो में बांट देते। 295 और 490। ओवरहेड में भी शायद ये बात बताई थी कि जब भी हमने कोई टोटल खर्चा बांटना होगा ना तो वो किसी पर यूनिट चीज की रेशो में नहीं बांटते, किसी टोटल एक्टिविटी की रेशो में ही बांटते हैं। तो इसलिए 295 और 490 की रेशो में नहीं बांटना है, इसकी रेशो में बांटना है। अच्छा, ये जो आंसर निकला ये रुपीस में आया कि रुपीस इन थाउजेंड में आया? ये रुपीस में आया। मैंने तो ये रुपीस इन थाउजेंड यूज किए हैं। कॉमन सेंस। अच्छा, ये मैंने रुपीस इन थाउजेंड नहीं यूज किए। हाँ, ये रुपीस इन थाउजेंड यूज किया मैंने। तो आंसर किस में आ रहा? रुपीस में कि रुपीस इन थाउजेंड में? ये सिर्फ रेशो इस्तेमाल हो रही है, हम बांट इसको रहे हैं,
ये रुपीज है तो आंसर भी रुपीज में आएगा। जैसे यहां पर यूनिट्स की रेशियो में बांटा था तो आंसर क्या यूनिट्स में आ गया था। हम इसको बांट रहे हैं इसको, तो ये टोटल अमाउंट ही निकली है। और लिखे सवाल, एक सवाल और, एक सवाल कर ले नोट। हाँ जी ये वाला काफी है, अगला लिखे। उसामा बॉस, हाँ जी इतने में नोट कर लिया होगा। और सवाल लिखे, यूनिट्स भी सेम कर लें और 16 लाख भी वही सेम कर लें, वही सारा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और यूनिट्स भी वही 6000 4000 कर लें, और जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स भी 16 लाख। सेल प्राइस वगैरह चेंज करने लगाओ। हाँ जी लिखा। चलिए अब ए के बारे में बता रहा हूं। ए इज सोल्ड, ए इज सोल्ड फॉर 380 380 आफ्टर इनकरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, आफ्टर इनकरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 40 एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ 10। इसका मतलब यह है कि प्रोसेस 1 से ए के बन गए 6000 यूनिट्स, लेकिन जब बिकने की कंडीशन में नहीं है, यहां से ये ए चला जाता है प्रोसेस 2 में, वहां पे 40 रुपए और खर्च होते हैं, फिर कहीं जाके 380 का बिकता है। अभी हम प्रोसेस 1 में खड़े हैं, अभी ये प्रोसेस 2 हुआ नहीं है, लेकिन वैसे ही हमारी कैलकुलेशन है कि होगा तो इतना को खर्चा तो हो ही जाएगा। एनआरबी क्या होती है? नेट रिलायजेबल वैल्यू। अरे आपको याद था ये, एनआरबी नेट रिलायजेबल वैल्यू होती क्या है? सेल प्राइस माइनस वो सारा खर्चा जो हो चुका, जो होगा। तो अभी हम यहां खड़े हैं, ये खर्च होगा 5 रुपए खर्च होगा तो 380 का बिकेगा। और सेम जुमला रिपीट कर लें बी के लिए, बस वैल्यूज बदल देता हूं। सेम अंग्रेजी रिपीट कर लें बी के लिए, वैल्यूज बदल देता हूं बस, वैल्यूज की जगह छोड़ के सेम अंग्रेजी रिपीट कर लें बी के लिए, वैल्यूज बताता हूं। सेल प्राइस 425 और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 130 और सेलिंग कॉस्ट 5 रुपए, 5 रुपीज। रिक्वायरमेंट सेम है। अच्छा अब एनआरवी 3 क्या है? 380, लेकिन 380 का तब बिकेगा जब इस पे हम 40 और लगाएंगे और फिर 10 और खर्च करेंगे तो इतने का बिकेगा। तो एनआरबी होती है कि जितने का बिकेगा माइनस जो जो खर्चा होगा। ये भी हुआ नहीं है, अभी तो प्रोसेस 1 एंड हुआ है, ये हम सब एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये होगा। इसी तरह ये 425 का बिकेगा, लेकिन पहले 130 लगा के इसको बेहतर करेंगे, फिर 5 लगा के बेचेंगे, तब जाके 425 का बिकेगा। तो एनआरबी बन जाएगी 19 और ये 1160 000 3 140 000। तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि जो नेट ज्यादा कमा के देगा उसको ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। अब देखें ये बेशक महंगा बिकेगा, लेकिन इतना और खर्चा कराएगा तो महंगा बिकेगा। तो इसलिए प्रोसेस 1 में ज्यादा हमने इसको कॉस्ट मान दी, क्योंकि ये ज्यादा कमा के दे रहा है। तो 1980 डिवाइडेड बाय 3140 और 1160 डिवाइडेड बाय 3140। चलें बाकी तो कर ही लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।